क्या घर में भी तंत्र लोग कर सकते हैं? तंत्र आप कहीं भी कर सकते हैं। कोई शमशान की साधना है तो आप कमरे में ही भस्म बिछा के साधना कर सकते हैं। तंत्र की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आज भी शमशान में ही की जाती हैं। शहर में रहने वाले साधकों के लिए कोई आवश्यक नियम या अनुशासन होते हैं? सबके लिए इक्वल नियम होते हैं। एकांत कमरे में साधना करनी है, आपको पूरे ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको जमीन पे शयन करना है, आपको शराब नहीं पीनी है। तंत्र का पहला नियम है, इसको गुप्त रखा जाता है। एक शक्ति बंद कमरे में चमत्कार कर सकती है, वो बाहर खुले में नहीं होती। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कई शिष्यों ने अपने कोई सरल लेकिन शक्तिशाली साधनाएं हमारे ऑडियंस को कुछ बता सकते हैं? जैसे माता काली हो गई हैं, इनकी आप पूजा कर सकते हैं घर में। उनसे आप रक्षा का वचन ले सकते हैं। शिव जी का सबसे फेमस मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप इस मंत्र का 1 या 2 मालाएं जाप करके पूरे घर में अगर नमस्ते सभी को। आज एक लेके आई हूँ मैं नया टॉपिक आप सबके लिए, जो यूजुअली हर लोग जानना चाहते हैं। सबकी क्वेरीज होती हैं कि हर लोग तंत्र में तो आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र के लिए बहुत मिथ्स हैं कि तंत्र सिर्फ एक गांव की या रूरल एरियाज की ही एक पद्धति है या हमारे प्राचीन काल में ही चलता आया है। आज के मॉडर्न ज़माने में कह लीजिए या कह लीजिए आधुनिक जगह, आधुनिक शहरों में क्या तंत्र का अभी भी उतना ही प्रभाव है, अभी भी उतनी ही मान्यता है? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कि आधुनिक जीवन में हम तंत्र का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में अगर सुधार करना हो, बेनिफिट्स लेने हो, तो कैसे हम तंत्र की सहायता ले सकते हैं। तो आज इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट हरीश गुरुजी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? आदेश ठीक हूँ एकदम। तो सर, जैसे कि हम लोगों ने तंत्र के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन सुने हैं कि तंत्र या तो पुराने काल, प्राचीन काल का एक पद्धति है, या फिर कह लीजिए कि वो यूजुअली गांव और देहातों में ही पाया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ऐसा है, तंत्र जो है हर जगह फैला हुआ है। बस फर्क ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, शहर आधुनिक हो गए। आधुनिक का मतलब है कि उनके पास पैसा है। जी। गांव जो है वो देहात हो गए क्योंकि उनके पास पैसा कम है या नहीं है। ठीक है, विकसित टेक्नोलॉजी पैसे से ही आती है। तो विकसित शहर जितने भी हैं वो सिर्फ पैसे से विकसित हैं। यानी कि जहाँ पैसा है वहाँ विकसितता है, वहाँ विलासिता है, सब कुछ है, हर चीज़ें उपलब्ध है वहाँ पे। बिल्कुल सही। और उसी तरीके से नीचे जहाँ पैसा नहीं है या जो आदिवासी क्षेत्र है उनके पास और टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आज का कोई भी चीज़ें यूज नहीं करते, उनके पास टीवी नहीं है, कई जगह बिजली नहीं पहुँची अभी। तो ऐसे गाँव देहात बहुत ज़्यादा देहाती हो जाते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं पहुँचा है वो एकदम बिल्कुल रूरल एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब होता है तंत्र जो है पूरे चारों तरफ फैला हुआ है, शहरों में भी फैला हुआ है। जी। बात सिर्फ इतनी है कि शहर के लोग या जो पैसे वाले लोग हैं वो काम तंत्र से करते हैं, तंत्र से ही काम कराते हैं। बस लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम लोग तंत्र कर रहे हैं या हमने तंत्र किया है या हमें तंत्र करवाया गया है। उन्हें मान लो कोई भी तरह से भूत लग जाता है। कभी कुछ लोग जैसे बोलते हैं हमने किसी पैसे वाले बंदे को भूत आते नहीं देखा, उनके घर में तंत्र होते नहीं देखा, XYZ जो भी प्रोग्राम है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। फ़र्क बस इतना होता है, क्योंकि मैं खुद भी पूजा पाठ करने जाता हूँ तो बहुत पैसे वालों के घर भी हम लोग जाते हैं। होता बस इतना ही है कि जो पैसे वाला बंदा है वो हमसे ये कह देता है कि गुरुजी आप थोड़ा छुप छुपा के आओ, यानी कि आप इस ड्रेस में मत आओ। और वो सामने अपना फ्रंट या सामने अपना चेहरा नहीं करते। काम सारा तंत्र से होता है। अच्छा। सारा काम हम करके आते हैं, हम खुद करके आते हैं। हम लोग मंत्रियों के पास में गए हैं, हम लोग बहुत बड़े लोगों के पास में गए हैं, सांसदों के पास, विधायकों को हमने काम किया है, बहुत जगह काम करके आए हैं, और नेता अभिनेताओं के भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। फ़र्क बस यही है कि एक तांत्रिक की छवि होने के कारण कोई हमारे साथ हमको रखने के लिए या फ्रंट में आने के लिए हमारे साथ में तैयार नहीं है। काम लेकिन वो हमसे कराते हैं। तो आधुनिक जीवन में किसी पैसे वाले करोड़पति आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम्स तंत्र की क्रिएट होती है तो वो ये करता है कि किसी तांत्रिक को चुपचाप अपने घर बुलाएगा और घर बुला करके ही वो अपना इलाज अनुष्ठान करवा लेगा, और किसी को भी कभी पता नहीं चलता। लेकिन जो नॉर्मली पैसे वाला नहीं है, जो नॉर्मली गरीब होता है, वो बेचारा दरबारों में जाता है तो लोगों को पता चलता है कि, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दरबारों में जाते हैं, उनकी भीड़ दिखती है, पैसे वाले की भीड़ नहीं दिखती।
बिल्कुल सही। पैसे वाले का जैसे कहीं किसी गुरु से या दरबार में किसी से मिलना होता है तो उनके यहाँ पर्चियाँ बनी होती हैं कि 1100 रुपये की पर्ची बन रही है, कि 2100 की बन रही है, कि 11,000 रुपये की बन रही है। अब किसी का 11,000 रुपये की पर्ची है, वो 10 मिनट में ही गुरु जी से मिल करके अपना घर चला जाता है वापस। और 1100 रुपये वाला है वो बेचारा वहाँ पे चक्कर काट रहा होता है, तो कई बार चाहना होता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है गरीबों वाली, जी। ठीक है ना। लेकिन पैसे वाले लोग हैं वो तुरंत अपना 11,000 21,000 दिया, 10 मिनट सीधा डायरेक्ट गुरुजी से बातें हुई और वो हैंड टू हैंड निकल जाते हैं। जी। क्योंकि 11,000 21,000 का जो फीस है वो आम आदमी नहीं भर रहा है, वो गरीब आदमी नहीं भर रहा, वो पैसे वाले ही तो भर रहे हैं। और गरीब आदमी लोग दरबारों में दे भी नहीं पाता। गरीबों के भरोसे ये दरबार नहीं चल रही है, चलते ही अमीरों के भरोसे हैं। सही बात है। ये लाखों करोड़ों का जो दान मिलता है उन्हीं से ये सारे दरबार चल रहे हैं। बड़े बड़े जो काम हो रहे हैं, कोई 200 करोड़ का हॉस्पिटल कोई बना रहा है, कोई 500 करोड़ का खर्च कर रहा है, कोई गौशालाएं बना रहा है, तो ये सारा पैसा गरीबों से पैसा उतना आता ही नहीं है। पैसा सारा अमीरों से ही आता है। कोई मतलब दान करने वाले जो दानी हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो अपना दान करते हैं। जी। कोई 10 करोड़ दे दिया, किसी ने 5 करोड़ दे दिया, किसी ने 4 करोड़ दे दिया। इस तरीके से लाखों करोड़ों का दान आता है, बड़े बड़े जो आश्रम बने हुए हैं उनके लिए, और उन्हीं से वो सारा चलता है। तो ऐसा नहीं है कि अमीर लोग नहीं कर रहे हैं या शहरों में नहीं चल रहा है। लगभग हर शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े आश्रम खुले हुए हैं, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा वहाँ बैठे ही हुए हैं। और जितना भी हाईटेक सिटी है, सबसे ज़्यादा जो महंगा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरु बैठे ही होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो तंत्र की साधनाएं हैं वो केवल शमशान में, एकांत में, जंगलों में ही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे आधुनिक जीवन की, तो यहाँ पे मॉडर्न अपार्टमेंट्स हो गए, घर हो गए, क्या घर में भी तंत्र लोग कर सकते हैं? तंत्र को आप कहीं भी किया जा सकता है, तंत्र आप कहीं भी कर सकते हैं। फ़र्क है बस जैसे आप सुविधाएं हैं, अब तो शमशानों की लगभग सुविधाएं हर जगह ख़त्म हो चुकी हैं। जी। तो अभी हम लोग भी क्या करते हैं कि अगर कोई शमशान की साधना है तो आप कमरे में ही भस्म बिछा के, शमशान से लाके भस्म बिछा के वहीं पे आप साधना कर सकते हैं। अच्छा। कमरे में ही आप साधनाएं कर सकते हैं। आपका कोई अपार्टमेंट है, ज़्यादातर मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो अपार्टमेंट में रहते हैं और वहीं पर ही सारी साधनाएं करते हैं। अपार्टमेंट में रहते हैं सारे, कुछ लोग अपने फ्लैटों में रहते हैं और बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी पर्सनली एक रूम रखते हैं, उन रूम में ही साधनाएं हो जाती हैं। तंत्र की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो आज भी शमशान में ही की जाती हैं, अच्छा। कुछ साधनाएं अभी भी। लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनको आप अपने रूम में कर सकते हैं, और मेरी लगभग 80% साधना, मैं जो साधनाएं देता हूँ, सिद्धियां देता हूँ, जी। वो लगभग 80% साधनाएं आप कमरे में अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहते हुए कर सकते हैं। आप चाहे फ्लैट पे रहिए, आप चाहे पहली मंजिल पे हों, चाहे आप 10वीं मंजिल पे रहते हों, कहीं पर भी आप ये साधनाएं आसानी से कर सकते हैं। गाँव में रह करके सिद्धि की जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जी। बस वही है कि सुविधाएं होती हैं कि गाँव में थोड़ा सा आपको एकांत वातावरण ज़्यादा मिल जाता है, शहर चकाचौंध से भरा रहता है, रोशनी से भरा रहता है, और वहाँ गाड़ी के हॉर्नों की आवाज़ें रात तक गूंजती रहती हैं। वही थोड़ा बस डिस्टर्बेंस शहर में रहता है। बाकी गांव देहात है, वहाँ रात को 10 बजे के बाद में चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, वहाँ आप आसानी से होकर के साधनाएं कर सकते हैं। ओके। तो क्या तंत्र एक मंत्र और अनुष्ठान का ही विज्ञान है, या फिर इसमें कोई ऊर्जा का विज्ञान भी सम्मिलित है जिसको लोग अपनी जिंदगी में, अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं? देखिए, तंत्र ना कई हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो एक इसमें शक्ति का प्रादुर्भाव यानी कि प्रत्यक्षीकरण एक इसमें होता है। उसमें शक्ति आपको स्थूल रूप में खुली आंखों से दिखाई देती है, और वो आपका सारा, मुंह से आप बोलोगे वो सुनेगी, आप उसे बोलोगे आप कानों से सुनोगे, वो आपको बोलेगी जब, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर शक्तियाँ, क्लियरिटी जब आती है उसकी, तो वो होता है एक प्रत्यक्षीकरण। एक हो गया वो पार्ट्स। फिर आता है मंत्र। मंत्रों में भी कई बार शक्तियाँ काम करती हैं, मतलब आकार रूप से, ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति काम करती है। इसमें तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है मंत्र की एनर्जी पे, अच्छा। ऊर्जा पे। कुछ साधकों को शक्ति सिद्ध नहीं होती है कि काली उसको सिद्ध नहीं है, लेकिन जब वो काली के मंत्र का जप करता है तो उस जप से जो ऊर्जा क्रिएट होती है, जप से जो शक्ति, मतलब पावर जो बनती है, वो पावर वहाँ पे काम कर रही होती है। हर बार में हर व्यक्ति आकार नहीं चलाता, हम लोग आकार भी चलाते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मंत्र की शक्ति भी चलाते हैं, ऊर्जा का भी प्रयोग करते हैं।
इसी में ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई आकार होता नहीं है, सिर्फ एनर्जी ही काम करती है। लेकिन अगर एनर्जी ही काम कर रही है तो एनर्जी वस्तुएं पैदा नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है सही। ना। और जैसे हम किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसके द्वारा लाई हुई मिठाई खा सकते हैं, या हम उसे गले में माला पहना देते हैं, वो माला पूरे तरीके से गायब हो जाती है। हम शक्तियों को भोग देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, वो गायब हो जाती हैं। शराब देते हैं, वो गायबें हो जाती हैं पूरा। कभी कभी गिलास भी गायब हो जाता है। अच्छा। हाँ, पूरा स्थूल रूप से ही गायब हो जाता है परमानेंटली। ठीक है। तो ऐसे हमने हजारों तरह के चमत्कार अपने जीवन में देखे हैं, किए हैं और हो ही रहे हैं, और हजारों शिष्यों के साथ में रात और दिन ये सब होता रहता है। तो शक्ति 2-3 हिस्से में बटी हुई है। ऊर्जा का पार्ट है वो अलग होता है कि आप मंत्र से ऊर्जा क्रिएट करें और उससे आप काम लें। एक होता है आकार से काम लेना, और एक होता है इन दोनों के बीच की स्थिति कि उसमें मतलब मानसिक रूप से शक्ति चल रही है। होती शक्ति ही है, उसे भी ऊर्जा का नाम हम नहीं दे सकते। अच्छा। तो इस तरीके से शक्ति कई बार होती है। और आम आदमी तो खैर तंत्र करना है तो आम आदमी नहीं कर सकता। तंत्र करना है अगर उसे, तो उसे तांत्रिक ही बनना पड़ेगा। जैसे कि अगर पढ़ाई करनी है, तंत्र एक तांत्रिक का मतलब एक शब्द है, एक पर्यायवाची शब्द, मतलब एक लोगों को बताने के लिए है। जैसे कि जब एक बच्चा एक स्टूडेंट होता है, यानी कि वो अब पढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षक पहली है। क्लास में हो, शिक्षा ले रहा है, तो वो पहली क्लास में होगा, चाहे हाई स्कूल होगा, चाहे इंटर होगा, लेकिन वो स्टूडेंट की संज्ञा उसको दी जाती है। बिल्कुल इसी सही। तरीके से जो व्यक्ति तंत्र कर रहा है, तो उसके लिए तांत्रिक शब्द का संबोधन दिया जाता है। ओके, तो क्या शहर में रहने वाले साधकों के लिए कोई आवश्यक नियम या अनुशासन होते हैं ताकि वो अपने तंत्र और साधनाओं को प्योर रख सकें? देखिए, तंत्र को मैंने अभी जो तंत्र मैं जो सिखा रहा हूँ वो मेरा अपना खुद का लिखा हुआ तंत्र है। ठीक है। जी। और आधुनिक परिवेश को देखते हुए ही मैंने तंत्र लिखा है। अच्छा। 21वीं सदी का तंत्र होने के कारण ही हमने इसको नया नाम दिया है हरेश तंत्र। हरेश तंत्र के अंतर्गत आप जो भी क्रियाएं, साधनाएं, विद्याएं सीख रहे हैं, वो आज लेटेस्ट, आज का जो समय है, 21वीं सदी का जो समय है, इस समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, आज के साइंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये साधनाओं को लिखा है। उसी परिवेश में ये लिखी गई हैं। तो बेसिकली कोई अगर साधक मतलब शहर में कहीं पर साधना कर रहा है तो कुछ अलग से नियम नहीं होते, सबके लिए इक्वल नियम होते हैं। जो गांव में करेगा, शमशान में करेगा या शहर में करेगा, उसके लिए सबके लिए नियम सेम रहते हैं। एकांत कमरे में साधना करनी है तो एकांत कमरा हमें चाहिए होता है, उसमें कोई भी एंट्री नहीं करेगा। आपको पूरे ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको ज़मीन पे शयन करना है, आपको शराब नहीं पीनी है, आपको मांस मछली नहीं खानी है। साधना के दौरान आपको इन 4-5 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। चाहे वो घर में करे, चाहे शमशान में करे, चाहे सात्विक साधना करे, चाहे वो तामसिक साधना करे, आपको ये 4 या 5 नियमों का कट्टरता के साथ पालन करना है, और वो करना ही पड़ता है। आपके शहर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी साधनाएं कर सकते हैं। कोई भी शक्ति किसी भी दुनिया में के किसी भी कोने में कहीं पर भी उपस्थित हो जाती है। लगभग पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में साधनाएं की जाती हैं। तंत्र की शक्तियों को हाजिर किया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उससे काम ले रहे हैं। जी। हाँ, बस धर्म बदल जाता है। हिंदू धर्म अपने तरीके से काम लेता है, मुस्लिम धर्म अपने तरीके से काम लेता है। लेते तो वो भी शक्तियों से ही हैं। जी, सही ईसाई बात। धर्म अपने हिसाब से काम करता है, लेता तो वो भी शक्तियों से है। बुद्ध धर्म भी अपना काम लेता है, बौद्ध तंत्र भी बहुत प्रचलन में है, वो बिल्कुल भी अपनी सही। शक्तियों से काम लेते हैं। जैन तंत्र है, वो भी अपना शक्तियों से काम लेते हैं। पूरे विश्व में तंत्र किया ही जाता है। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी कि कोई भी अपने घर में, अपने कमरे में भी साधना कर सकता है, हाँ, बिल्कुल। तो क्या कोई पर्टिकुलर दिशा होनी चाहिए जहाँ से एक साधक बैठ के जिस पर्टिकुलर दिशा में बैठ के साधना करे, या कोई यंत्र, कोई मंत्र हो, या कैसे वो साधना कर सकता है अपने एक कमरे में ही? देखिए, कमरे में जो साधनाएं की जाती हैं, हर साधना की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। अच्छा। कोई भी तामसिक या उग्र शक्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको अपना मुंह दक्षिण की तरफ करना है। अच्छा। और कोई वशीकरण की साधनाएं कर रहा है, उसको पूरब की तरफ मुख करना है। कोई रोग मुक्ति के लिए अनुष्ठान साधना कर रहा है, उसको पूर्व मुख होकर करना है। धन प्राप्ति के लिए पश्चिम मुख होकर के जप किए जाते हैं। स्तंभन के लिए भी पश्चिम मुख होकर जप किए जाते हैं। और शक्ति प्राप्ति के लिए या नॉर्मली अप्सराओं की, यक्षिणियों की जो साधनाएं होती हैं, वो उत्तर मुख होकर जप किए जाते हैं। तो दिशाओं का अलग अलग महत्व है, प्रत्येक साधना में अलग तरीके से होता है। तो कोई एक ऐसी दिशा नहीं है फिक्स कि इस दिशा में आपको सारी साधनाएं हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार, हर साधना, हर क्रिया के अनुरूप आपको दिशाएं बदलनी पड़ती हैं, आपको वस्त्र चेंज करने पड़ते हैं, आपकी सामग्रियां चेंज हो जाती हैं। आपका अगर कोई यंत्र है तो सभी शक्तियों के यंत्र अलग अलग होते हैं, अच्छा। खुद ही बनाए जाते हैं। अच्छा। कुछ सामग्रियां होती हैं, विशेष मोती होते हैं, विशेष रत्न होते हैं,
उनको रखा जाता है अपने आसपास में, उनसे शक्तियाँ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और जल्दी उनसे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ओके। तो बहुत प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं, सामग्रियाँ, यंत्र, इनका समावेश होता है और वो साधना की एक विशेष पद्धति में होता है कि आपको एक्चुअली क्या करना है। तो अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं, इसमें कोई एक नहीं होता। जी, साधना में गोपनीयता का बड़ा महत्व है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश करता है। तो इस समय में साधक कैसे वो गोपनीयता मेंटेन कर सकता है? तंत्र का जो प्रथम नियम है, जी, तंत्र का पहला नियम है, इसको गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल सही। एक शक्ति बंद कमरे में साधक के साथ जो कर सकती है या जो दिखा सकती है, जो चमत्कार कर सकती है, वो बाहर खुले में नहीं होते। अच्छा, तो तंत्र का हमेशा से ही, पुराने से पुराने, प्राचीन काल से एक नियम रहा है कि इसको गुप्त रखा जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कई शिष्यों ने अपने शक्तियाँ या अपने अनुभव किसी दूसरे को शेयर किए और उनके वो अनुभव होने बंद हो गए। अच्छा, कई बार उसकी जो शक्ति थी, जो काम कर रही थी, उसने उस शक्ति के बारे में किसी दूसरे से सलाह ले ली या राय ले लिया, उसको बता दिया, तो शक्ति ने काम बंद कर दिया। जैसे कुछ बताएंगे आप? जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कई मेरे पास में शिष्य आते हैं। अभी 30 तारीख को जो दीक्षा हुई हमारी, उस शिविर में भी एक बंदा आया था। वो ये कह रहा था कि गुरुजी, मुझे पहले सपने आते थे, सपने में कोई मुझे शक्ति दिखाई देती थी और वो मुझे गाइड करती थी। अभी क्या है कि उसने उस शक्ति के बारे में अपनी पत्नी को ही बता दिया, ठीक है। तो उसके दिन के बाद से वो शक्ति उससे दिखना बंद हो गई। अब वो पूछ रहा था कि गुरुजी, वो शक्ति कहाँ गई है, मुझसे जुड़ी हुई है या चली गई है? तो जब हमने उसको स्कैन किया तो हमें ये पता चला कि वो शक्ति जा चुकी है और मूल कारण यही है कि उसने उसके बारे में शक्ति को किसी को बता दिया। एक बार मैंने आपको बताऊं कि बहुत साल पहले एक लड़के को हमने खबीश की साधना सिद्ध करवाई थी। तो खबीश जब सिद्ध हुआ था तो खबीश ने उसके सारे वचन एक्सेप्ट किए, तीनों वचन एक्सेप्ट करने के बाद उसको लास्ट का एक लाइन उसको बोल दी कि भाई, मैं तेरे सारे काम करूंगा, लेकिन तू मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। अच्छा, और उसने यहाँ तक कह दिया था कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुझे तुरंत ही मारूंगा। अच्छा, कभी पिशाच हैं, वो ज़्यादा बेहतर करते हैं, ठीक है, पनिशमेंट नहीं देते, वो सीधा निपटा देते हैं। जी, तो उसने साफ कह दिया था कि तू अगर मेरे बारे में किसी को भी बता देगा तो मैं तुझे दूंगा। और फिर उसे, मतलब जैसे कि गुरु है, तो मेरी याद आ गई कि गुरु भी है इसका कोई एक तरह से। तो फिर उसने एक लाइन और जोड़ दी, बोले कि फिर मैं तेरे गुरु को मानूंगा नहीं, मतलब तू अगर नियम तोड़ देगा तो मैं तेरे गुरु को भी नहीं मानूंगा। अच्छा, तो लड़का था, थोड़ा नया था तंत्र में, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसको समझ में ही नहीं आया कि वो एक्चुअली वो क्या कह गया। तो उसने मुझे बताया, दूसरे दिन जब हमारी उससे बातें हुई तो उसने बताया, गुरुजी मेरे रात को वचन हो गए, ऐसे ऐसे मेरे वचन हो गए, उसने मुझे बताया है। तो फिर मैंने कहा कि तूने बहुत गलती कर दी, शक्ति के साथ ऐसे वचन नहीं किए जाते कि अगर कल तू गलती से किसी को कुछ बोल देता है तो वो तुझे हानि पहुंचा देगा या भी सकता है। तो फिर वो कह रहा था कि गुरुजी आप हो मेरी रक्षा के लिए। तो मैंने कहा कि वो तूने मेरे को भी साइड कर दिया, उसने बोल दिया है कि मैं गुरु को नहीं मानूंगा और तूने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक, तुझे ये कहना था कि भाई तुझे मेरा गुरु मानना पड़ेगा। तो शक्तियाँ, कई बार उसने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि तू अगर मेरे बारे में किसी को बता देगा तो मैं तेरी ले लूंगा। तो शक्तियाँ इस हद तक चली जाती हैं किसी को अपना परिचय देने के बाद। अच्छा, तो तंत्र पूरे तरीके से गोपनीय है और मुख्य तंत्र का हमने पहला नियम दे रखा है शिष्यों को कि इसको गुप्त रखो, जी, कभी किसी को कुछ नहीं बताना है। अनुभव कोई भी आपको होते हैं, आप सीधा डायरेक्टली गुरु को बताओ। आप मेरे शिष्य हो तो आप सारे अनुभव केवल सिर्फ मेरे को शेयर करोगे और थर्ड पार्टी में किसी को भी शेयर नहीं करोगे, क्योंकि अनुभव शेयर होने से शक्ति को पता चलता है कि ये तो मेरे बारे में लोगों को बता रहा है, तो शक्ति काम करना बंद कर देती है, साथ छोड़ के जा सकती है, नाराज हो गई, कुछ अहित कर सकती है, मैंने जैसे बताया कि भी सकती है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें रहती हैं। हालांकि उस खबीज को हमने 10 दिन काम में रखा था, 10 दिन उससे हमने काम लिया और उसका कुछ भला करवाया, कुछ उसको पैसे दिलवा दिए उससे, नंबर फंबर ले करके, और उसके बाद में फिर हमने उसको छुड़वा दिया था, भिजवा दिया था। हम रिस्क नहीं लेते किसी भी तरह का, क्योंकि वचन गलत हो गया तो हमने लगभग 10 से 12 दिन उसको रखा था, उसके बाद में ही हमने उसको छुड़वा दिया था। अच्छा, हाँ, विसर्जन करवा दिया परमानेंट। हम रिस्क नहीं लेते किसी भी तरह का। बिल्कुल सही। इसीलिए मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है 36,000 शिष्यों में कि मेरे किसी भी शिष्य का कभी अहित नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पल पल पे, सेकंड पे, हर कदम पे उनको गाइड करता हूँ, एक एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ। हर वचन क्रियाएं ज़्यादातर जो होती हैं वो दूसरे दिन में लोगों से पूछ ही लेता हूँ, लोग मुझे बताते हैं, तो कोई ठीक है तो ठीक ही है, अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो सुधारने का मेरा काम है। जी, तो सर आजकल डिजिटल ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ इंटरनेट की सुविधा तो सबके पास है। होती है। तो साधना अगर कर रहे हैं कोई साधक, तो उसके दौरान
ये सोशल मीडिया कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसकी जो उपकरणें या इसकी जो तीव्रता निकलती है, क्या ये हमारी साधना में भी इफ़ेक्ट करती है? नहीं, देखिए रेज़ जो हैं आप जैसे साधनाएँ लोग करते हैं, तो हमारा कहना है सभी शिष्यों के साथ में कि आप अपने फ़ोन को पर्सनली अपने पास में रखिए। और कभी भी कोई बात पड़ जाती है, कोई दिक्कत पड़ जाती है, तो लोग रात को ही मेरे से कॉल करके बातें कर लेते हैं, जिससे कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, हम रात को ही सॉल्व कर देते हैं। हमने सब लोगों को बोला हुआ है अच्छा। कि आप नाइट में कभी भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम तत्काल कॉल उठाते हैं। हमने एक अल्टरनेटिव नंबर भी दे रखा है कि ओके। अगर बाई चांस में हमारा आपसे बातचीत ना हो, मेरा नंबर बंद हो बाई चांस, तो आप उस अल्टरनेटिव नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमने दे रखा है एक दूसरा नंबर भी। ओके। तो मोबाइल को पास में रखने से शक्तियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, साधना में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे आप कोई साधना कर रहे हैं, उस समय आप दिन में आप फ़ोन चला सकते हैं, फेसबुक चलाओ, कुछ भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होती है। इसकी किरणों से भूत प्रेतों को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि ये रात की साधनाएँ करने का रहस्य सिर्फ़ इतना है कि रात में सब कुछ शांत होता है, ज़्यादातर लोग सोए हुए रहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इतनी दिक्कतें नहीं देते हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। मोबाइल आप साथ में रख सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप जाप करते समय भी आपका फेसबुक ही चल रहा हो, तो फिर बिल्कुल आपको सही। साधनाएँ सिद्ध नहीं होंगी। तो आजकल शहरों में अगर हम बात करें तो एक डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन हो गया है, या कह लीजिए एक नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत ट्रैवल करती हैं, क्योंकि हर इंसान को एक दूसरे से ईर्ष्या रहती है। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी इम्पैक्ट करती है। तो अगर एक साधना कर रहा है साधक, तो वो इन ऊर्जाओं से कैसे अपने आप को सुरक्षा कर सकता है? देखिए तंत्र से सुरक्षा या शक्तियों से सुरक्षा तो हम लोग मंत्रों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, विधियों के द्वारा देते ही हैं। बिल्कुल। हमारा तंत्र जब सिखाने का रीजन स्टार्ट होता है, पाठ जब होता है, तो हम फर्स्ट में आपको रक्षा शस्त्र सिखाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले ढाल देते हैं। प्रोटेक्शन ही हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि भूतों से कैसे रक्षा करनी है, तंत्र से कैसे रक्षा करनी, नेगेटिविटी से कैसे रक्षा करनी है। और छोटे छोटे से उपाय होते हैं कि घर में हवन सामग्री की धूप दे दी लोगों ने, ठीक है, राई सरसों के दाने अवमंत्रित करके मंत्रों से हमारे जो कवच है उनसे अवमंत्रित करके छिड़क दिए, घर में गंगा जल लेकर के छिड़क दिया। उससे घर में पूरी तरीके से पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। घर में मान लो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, कहीं क्लेश होता तो वो होता ही है बिल्कुल आजकल, सही। वो सब खत्म हो जाता है। तो साधक शांत मन से आराम से बैठ के अपनी साधनाएं शुरू कर सकता है। किसी तरह को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। हम लोगों की जो पद्धति है उसमें हमने गुरु, गणेश, इष्ट, कुलदेव, पितृ, स्थान देवता, इन 6 शक्तियों को लिया हुआ है और इन 6 शक्तियों को ही हम नित्य सुबह शाम पूजन करवाते हैं। इसमें क्या है कि अगर किसी के पितृ बिगड़े हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, तो उनसे जो कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होगी वो ठीक हो जाती है। कुलदेवी कुलदेवता अगर नाराज चल रहे हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो भी ठीक हो जाती है। जी। हमने एक पद्धति को ऐसे रचा है, इसको हरेश तंत्र जो कहता है वो आज के परिवेश को देख करके ही सारी चीज़ें करता है। तो हम पहले घर में सुख शांति प्रेम के लिए, समृद्धि के लिए ही हम पहले अनुष्ठान करवाते हैं, उनसे एक छोटी छोटी सी क्रियाएं होती हैं उनसे, और घर एकदम शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। उसके बाद शांत मन से आराम से साधक जो है वो साधनाएं कर लेता है। ओके। नेगेटिविटी खत्म हम सबसे पहले करते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या सर आप कोई सरल लेकिन शक्तिशाली साधनाएं हमारे ऑडियंस को कुछ बता सकते हैं, जिससे वो अपने घर में कर पाएं और अपने मन, शरीर और अपनी ऊर्जा को संतुलित रख सकें? देखो तंत्र की जो उच्च लेवल की जो साधनाएं हैं वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, जी। लेकिन नॉर्मली आप पूजा के तरीके से, आराधना के तरीके से, जैसे माता काली हो गई हैं, जी। इनकी आप पूजा कर सकते हैं घर में, और उनसे आप रक्षा का वचन ले सकते हैं, यानी कि आप इनसे रक्षा करवा सकते हैं। हनुमान जी से भी आप इनसे रक्षा करवा सकते हैं, भैरव से भी आप इनसे रक्षा करवा सकते हैं, या आपका कोई और इष्ट है कोई भी, जी। उसकी आप आराधना पूजा करके भी आप सामान्य रूप से उनके नाम से गंगाजल अगर आप घर में छिड़क देते हैं, सामान्य रूप से इनके नाम से, या इनके बेसिकली मंत्र हैं, जैसे शिव जी का सबसे फेमस मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप इस मंत्र का 1 या 2 मालाएं जाप करके, शिव जी का पूजन करके आप पूरे घर में अगर जल छिड़क देते हैं या गंगा जल छिड़क देते हैं, तो पूरे घर की निगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है। पूरा घर एकदम शांत हो जाता है, और मन शांत होगा, तन शांत होगा, घर भी एकदम पूरे शांति शांति उसमें रह जाती है। और बिल्कुल आप ये सही। हर मंगल, हर शनिवार या सोमवार के दिन आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या को, पूर्णिमा को आप कर सकते हैं।
आपके पास अगर तंत्र के मंत्र नहीं हैं तो आप इसको प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि हमने एक बेसिक की किताब लिखी हुई है, हरेश तंत्र बेसिक ज्ञान। जी। उस किताब के अंदर ही हमने रक्षा मंत्र और कवच और कीलन और प्रोटेक्शन के जो मंत्र हैं उनको हमने दिया हुआ है। तो वो जो बेसिक की जो किताब है उस किताब में हमने रक्षा मंत्र कवच कीलन जो दिए हैं उन्हें आम आदमी भी उन मंत्रों को सिद्ध कर सकता है। ठीक है, उसे आम आदमी कर सकता है। आम ग्रस्त जो तांत्रिक नहीं बनना चाहता वो भी उन कवच को सिद्ध कर सकता है और अपने घर में परिवार में उनका यूज करके उनका प्रयोग करके उनसे पूरे लाभ उठा सकता है जो एक तांत्रिक यूज करता है। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति तांत्रिक बनेगा। बेसिक की किताब में जो भी मैंने दिया है वो आम ग्रस्त को ध्यान में रख करके दिया है। उसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं दी है जो इसके लिए आपको स्पेशली किसी तंत्र से या किसी गुरु से आपको दीक्षित होना पड़े फिर ही वो काम करे। बिल्कुल नॉर्मली सही। आम जो ग्रस्त है वो तंत्र के मंत्रों का जो क्रियाएं हमने दे रखी हैं, जो विधियां हमने दे रखी हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। आप बेसिकली बेसिक किताब को मंगा के पढ़ के और उसमें दिए गए उपायों को आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। आपको पूरा 100% लाभ मिलेगा। बेसिक किताब को कोई भी आम आदमी पढ़ सकता है, आम ग्रस्त पढ़ सकता है, आम समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। उसे स्त्री भी कर सकती है, उसे पुरुष भी कर सकता है, उसे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है वो भी उसे आराम से कर लेता है। छोटे छोटे से मंत्र हैं, एक एक दिन में सिद्ध हो जाते हैं और बहुत तत्काल में लाभ देते हैं, जी। तुरंत उनका फायदा प्राप्त होता है। बेसिक की किताब में बहुत सारे नियम्स दिए गए हैं और उसके लिए तंत्र से दीक्षा होना या तांत्रिक बनना आपका ज़रूरी नहीं है। आम ग्रस्त के लिए भी वो किताब हमने लिखी हुई है और उस किताब का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के समय में तंत्र का उद्देश्य सिर्फ आत्म साक्षात्कार या शक्ति उद्देश्य ही है या इसका कोई नया रूप भी विकसित हुआ है? देखो, तंत्र को लेकर के ना बहुत सारी भ्रामक जानकारियां हैं समाज में और प्राचीन काल में और आज के समय में ना बहुत अंतर है। बिल्कुल सही। आधुनिक समय में पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्राचीन काल में पैसे का शायद ज़्यादा मूल्य न रहा हो, लेकिन आज बिना पैसे के सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही। प्राचीन समय पे लोगों के पास शायद खाली समय रहा होगा तो वो आत्म साक्षात्कार करते रहे होंगे, जी। ठीक है ना। लेकिन आज के वक्त में जो मेरे पास शिष्य आते हैं वो आते हैं धन के लिए, वो आते हैं पैसे के लिए, वो आते हैं अपने जीवन को अच्छा और सुखमय बनाने के लिए। बिल्कुल सही। एक तांत्रिक का काम आत्म साक्षात्कार का नहीं होता है, आत्मा साक्षात्कार का होता है। अच्छा। हाँ, हम लोग आत्म साक्षात्कार से ज़्यादा आत्मा के साक्षात्कार पे ध्यान देते हैं और उसी से हम लोग लाभ प्राप्त करते हैं। तांत्रिक का काम ये नहीं होता है कि वो आत्म साक्षात करे या अपने स्वयं को मुक्ति प्राप्त करे, क्योंकि मुक्ति पे मेरे खुले विचार हैं कि मुक्ति प्राप्त करने का कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है और मुक्ति प्राप्त करने को कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल सही। बेहतर है कि आप तंत्र करके या अपने जीवन को, अपने सामाजिक स्तर को आप ऊंचा उठा सकें, धन कमा सकें, पैसा कमा सकें, आप एक राजा का जीवन जी सकें। मेरा पूरा ध्यान लोगों का ये रहता है कि आपकी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पैसों को लेकर के हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। जी। और हमारा पूरा ध्यान, पूरा मोटिव यही रहता है। हम लोगों को मुक्ति की तरफ नहीं ढकेलते। हमारे यहाँ मुक्तियों का कोई टॉपिक नहीं होता, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में किसी को मुक्त होते नहीं देखा। पिछले 1000 सालों तक मैंने किसी को मुक्त होते नहीं देखा, किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो मुक्ति पे मेरे खुले विचार हैं। जो काम 1000 सालों में कोई नहीं कर सका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य उसमें लगें, तो मैं किसी को नहीं सिखाता। आज तंत्र का मूलभूत उद्देश्य है लोगों को ठीक करना, रोग उपचार करना, लोगों की समस्याओं को हल करना और लोगों की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करके और धनार्जन करना, जी। जो मुख्य होता है। या आप कोई शक्ति सिद्ध कर रहे हैं, उससे आप धन कमा सकते हैं। शक्ति को सिद्ध करके उसकी पावर का इस्तेमाल करके भी आप धन कमा सकते हैं। और मेरे पास भी लोग उसी लिए आते हैं और मुझे भी सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बेहतर चीज़ यही लगती है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आपको धन कमाना है। अब तक हमारे गुरु या आचार्य जो भी रहे हैं वो फ्री में या निःशुल्क साधनाएं करते रहे, जिससे तंत्र का पूरी तरीके से नाम खराब रहा है। तंत्र इसलिए खराब नहीं माना गया, तंत्र इसलिए खराब माना गया है कि इसको अब तक जिन लोगों ने किया है वो सारे गरीब रहे, वो निर्धन रहे। अब तंत्र जो है आ रहा है, जो आने वाले समय में अब तंत्र एक पूरे विद्या के रूप में विकसित होगा। एक जैसे एक वकील चलता है, जैसे एक इंजीनियर चलता है, जैसे एक डॉक्टर चलता है, उसी तरीके से तांत्रिक भी चलेगा। आने वाला
समय जो आएगा वो पूरा तंत्र का होगा। और जैसे साइंस को एक इज्जत दे के चली जाती है, उसी तरीके से लोग तंत्र को भी लेकर के चलेंगे और चल भी रहे हैं। आज हमारे देखे हज़ारों लाखों लोगों को हम जानते हैं पर्सनली, जो चल रहे होते हैं। बिना अध्यात्म के या बिना धर्म के या बिना तंत्र के संसार में जीने की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो सर, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो शहर में रहकर एक सच्चे साधक बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रम और डर के समाज में जी रहे हैं और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे? देखिए, अगर किसी को सच में ही तांत्रिक बनना है, वो मेरे आश्रम आ सकता है। हम लोग रियल में ही तंत्र सिखाते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह की चीटिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है, पहली जी। बात तो। और जो आदमी सच में ही तांत्रिक बनना चाहता है, जिसको सच में ही तंत्र सीखना है, वो घर में रह करके, फ्लैट में रह करके, शहर में रह करके, देश में रह के या विदेश में भी रह के, अगर कोई भाई विदेश में भी रह रहा है, अमेरिका में भी रहे, चाहे दुबई में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, वो व्यक्ति भी तंत्र सीख सकता है। तंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि आप शमशान जाओ, तंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि आप बलियां दो, तंत्र के लिए जरूरी नहीं है कि आप तामसिक हों। आप प्योर लहसुन प्याज छोड़ करके भी तांत्रिक बन सकते हैं। आप घर में अपार्टमेंट में रहते हुए भी, आप परिवार के साथ रहते हुए भी तांत्रिक बन सकते हैं। शहरों में रहते हुए भी आप बहुत अच्छे तंत्र कर सकते हैं, तांत्रिक बन सकते हैं। तंत्र कोई हवा नहीं है। तंत्र जैसे नॉर्मली तरह की विद्याएं चलती हैं, उसी तरीके से आप तंत्र को फैमिली के साथ, परिवार के साथ रह करके कर सकते हैं। और मेरे इतने बड़े जीवन के कैरियर में मैंने तंत्र से 1% भी कभी मैंने दिक्कत किसी भी, न मैंने खुद को देखी है, न मेरे 36,000 शिष्य हैं, उनको मैंने आज तक कभी दिक्कत आते हुए नहीं देखा है। मैं लगभग सालों से दिक्कत ही ढूंढ रहा हूँ कि तंत्र में ऐसी दिक्कत क्या है जिसका लोगों ने प्रचार फैला रखा है। तो तंत्र में डर का जो माहौल बनाया गया है ना, वो बहुत ज़्यादा फेक है। तंत्र किसी भी तरीके से डरावना नहीं है, तंत्र किसी भी तरीके से गलत नहीं है। और शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आपके पास एकांत कमरा होना चाहिए। अगर आपके पास अरेंज नहीं है तो आप किराए पर ले सकते हैं। शहर में तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं कि आप कहीं पर भी किराए पे कमरा लेकर के आप आसानी से वो साधनाएं, सुविधाएं कर सकते हैं। गाँव में तो फिर भी ये समस्या आती है कि अगर किसी को कमरा चाहिए होगा तो गाँव में कमरे किराए पे नहीं मिलते, जी। लेकिन शहर में तो लोग, आधा शहर किराए पर ही बसा हुआ है, तो आपको आसानी से कहीं पर भी सुविधाएं मिल जाएंगी। आप एक रूम ले लीजिए बंद होके, वहीं बैठ के आप आराम से साधनाएं करिएगा। किसी तरह का डर नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है। ना आपको कहीं शमशान जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई बलि देने की ज़रूरत है। और आप हाईली सुपर नेचुरल पावर्स का आमना सामना कर सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं और अपना भला कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। मृत जीवन के बाद का जो सच है उसे आप आज जान सकते हैं। बिल्कुल हमारे सही। शास्त्रों में जो लोक दिए गए हैं कि इस पृथ्वी लोक के अलावा भी एक नागलोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, गंधर्व लोक होता है, यक्ष लोक होता है, जिन्न होते हैं, उनकी जो दुनिया है, उस सब के बारे में आप रूबरू अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे जान सकते हैं। बस यही है कि तंत्र में आने के लिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास हो, प्रेम हो, समर्पण हो, और आप बेखटके होके आप सारी टेंशन है, सारी चिंताएं भूल करके आप तंत्र में आ सकते हैं। आपको धन के लिए आना है तो आप तंत्र में आ सकते हैं, धन कमाना है, धन का आपको उपार्जन करना है तो भी आप तंत्र में आ सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप तंत्र में आ सकते हैं। तंत्र हर व्यक्ति के लिए है, हर उम्र के लिए है। आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं तो भी आप तंत्र सीख सकते हैं। आप महिला हैं, हम महिलाओं को भी बहुत अच्छे से तंत्र सिखाते हैं, और स्त्री साधका भी हमारी बहुत सारी हैं और हम उनको भी बहुत अच्छे से ही पूरा गाइड करते हैं। उनका हमने अलग से ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग से उन सबको गाइड किया जाता है। कोई प्रॉब्लम्स उनको भी आज तक नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं या दिक्कत जिसे कहते हैं वो हमें आज तक देखने को मिली ही नहीं है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर कोई तंत्र सीखना चाहता है पूरा, तो वो तंत्र सीख सकता है आकर के, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। चाहे आप शहर में रहें, चाहे आप देश में रहें, चाहे विदेश में रहें। मेरे बहुत से शिष्य हैं जो देश विदेश में भी रहते हैं, और विदेशों से भी मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं जो विदेशों में रह के तंत्र सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से तंत्र कर रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आपसे जान के, आधुनिक हमारे शहरों में भी तंत्र कैसे लोग कर सकते हैं और कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी नए नए विषय आपके लिए लेके आएंगे, ताकि हम वहाँ से उन नए विषयों पे हम चर्चा कर सकें और आपसे और भी जानकारी जान सकें। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आदेश।